नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट की कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 4। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उद्योगों पर, और वो भी कब के उद्योग? तो 1947 मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो जब हम उद्योगों पे बात करेंगे तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम उद्योगों में किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। तो हम उद्योगों में दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कौन से उद्योग? आधुनिक उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग। कौन से? आधुनिक उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग। आधुनिक उद्योग का मतलब उस टाइम के उद्योग, और हस्तशिल्प का मतलब ऐसे उद्योग जिनमें हम काम किससे करते हैं? हाथों से बनी हुई चीजों की बात करते हैं। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारी सारी की सारी सीरीज क्वेश्चन बेस होती है। क्योंकि बुक तो हम रीड कर लेते हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, तो हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, इसका मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय हमारा आधुनिक उद्योग की जगह पर सिर्फ उद्योग। ध्यान रखना, यहाँ पे उद्योग की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम दोनों की बात करेंगे। किन दोनों की? आधुनिक भी और हस्तशिल्प भी। तो पहले आधुनिक की बात करते हैं कि जो आधुनिक उद्योग थे वो निराशाजनक थे। निराशाजनक का मतलब कोई भी हमारे फायदे के लिए उद्योग तो लगाया गया नहीं था, सिर्फ किसके फायदे के लिए लगाया गया था? अंग्रेजों के फायदे के लिए। देखो, निराशाजनक विकास यह केवल रेलवे के विस्तार तक ही सीमित था। किसका विस्तार हुआ था आधुनिक में? सिर्फ रेलवे, और वो भी किसके लिए? अंग्रेजों के फायदे के लिए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए। ठीक है, इससे ब्रिटिश उत्पादों के लिए, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सामान बनाती थी उन उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों का विस्तार करने में सहायता मिली। मतलब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सामान बना के ला रही है उनको भारत के सभी कोने तक पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया? रेलवे का निर्माण किया। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्तशिल्प उद्योगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया। मतलब जो हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनी हुई चीजें थी उन उद्योगों को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब कैसे नष्ट कर दिया उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? तो आधुनिक उद्योगों का जो विकास हुआ वो तो निराशाजनक हुआ, और दूसरी बात जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग थे उनका क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। नष्ट कर दिया गया था। ऐसा मुख्य रूप से विभेद मूलक प्राशुल्क नीति के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? विभेद मूलक प्राशुल्क नीति के कारण। अब सर ये विभेद मूलक प्राशुल्क नीति क्या है? तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे है ना विभेद मूलक प्राशुल्क नीति, यहीं पे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं। ठीक है, विभेद मूलक प्राशुल्क नीति के कारण हुआ। और जो पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग था, जैसे हमारे पास मशीनें होती है उनको बोलते हैं पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग था, लगभग अनुपस्थित था। अनुपस्थित का मतलब वो हमारे पास था ही नहीं। देखो लिखा हुआ है जो औद्योगिक समृद्धि का मुख्य तत्व है, क्योंकि जिसके बिना हम औद्योगिक समृद्धि नहीं कर सकते। क्लियर? आगे देखो, नोट लिखा है भारत के परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए थे। अब परंपरागत उद्योग कौन से होते हैं? परंपरागत उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग एक ही बात होती है, क्योंकि भारत के परंपरागत उद्योगों में हस्तशिल्प उद्योग आते हैं। ठीक है, आधुनिक उद्योग अपनी आरंभिक अवस्था में था। मतलब जो भी उन्होंने आधुनिक उद्योग लगाए वो भी अपनी स्टार्टिंग में था। ये हम कब की बात कर रहे हैं? 1947 की। 1947 में किसकी बात कर रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र में किसकी बात करेंगे? हस्तशिल्प उद्योग की और आधुनिक उद्योग की। आधुनिक उद्योग तो हमारे लगभग थे ही नहीं, जो थे वो रेलवे था। तो रेलवे में उन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि अपने फायदे के लिए लगाया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की जो वस्तुएं आ रही है वो देश के सभी भागों में आसानी से पहुंचाई जा सके। ठीक है, और जो हस्तशिल्प के उद्योग थे वो क्या हो गए? धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो यही हमारे जो है आधुनिक उद्योगों की क्या है? विशेषता है। अगर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, कब के दौरान? ब्रिटिश शासन के दौरान आयोजित औद्योगिक पतन का दोहरा कारण लिखो। कितने कारण पूछ रहा है ये? दोहरा कारण, मतलब एक ही चीज के दो कारण लिखने हैं। समझ में आ रहा है? आयोजित का मतलब होता है जिसकी प्लानिंग की गई हो कि इनके उद्योग जो हो जाए वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? देखना जरा ध्यान से। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, किसकी औद्योगिक क्रांति? ब्रिटेन की। मतलब ब्रिटेन में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक आगतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखो, औद्योगिक आगत क्या होती है? औद्योगिक आगत का मतलब होता है उद्योगों में जो साधन यूज होते हैं उनको बोलते हैं औद्योगिक आगत, जिसे हम कच्चा माल भी
कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक आगतों की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारत की संपदा जैसे कच्चे माल तथा प्राथमिक उत्पादों का शोषण, मतलब दोहरा कारण पूछ रहे। एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके गए, कहाँ लेके गए, ब्रिटेन लेके गए। क्यों लेके गए, अपनी औद्योगिकरण के लिए, मतलब अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए यहाँ से कच्चा माल लेके गए। ठीक है, फिर वहां से उन्होंने कच्चे माल का क्या किया, उसको प्रयोग लायक वस्तु में बदला और फिर दोबारा भारत को ही अपने बाजार के तौर पे यूज किया। मतलब वो यहाँ से जूट, कपास और पटसन लेके गए, उसका उन्होंने वहां पे क्या क्या कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के रंग के नील भी यहाँ से लेके गए, फिर उन्होंने क्या किया, उसे बना के कहां पे बेचा, इंडिया में बेचा। इसका मतलब हमारी वस्तु से हमें उन्होंने क्या बनाया, बेवकूफ बनाया। इसी को बोलते हैं दोहरा कारण। दो तरफ हो रहा है, एक तरफ तो वो कच्चा माल लेके जा रहे हैं तो वो हमारे से आयातित वस्तुएं ले गए, कच्चा माल ले गए और कच्चा माल ले जाके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बनाया, मतलब उसको वस्तुओं में कन्वर्ट किया और फिर दोबारा से उसको बाजार में, हमारे ही बाजार में क्या कर दिया, बेच दिया। देखना आगे, देखो ब्रिटेन की औद्योगिक बिक्री के लिए एक तरफ तो वो कच्चे माल के लिए हमारे यहाँ से लेके गए, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, वो जो तैयार माल था औद्योगिक बिक्री के लिए भारत के बाजारों का पूरा लाभ उठाना। दो कारण हो गए ना, मतलब भारत को दोनों तरफ से लूटा गया। पहला तो यहाँ से कच्चा माल लेके जाओ, ठीक है सर, ले गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसी से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के क्या किया, वही चीज हमारे को क्या कर दी, वापसी कर दी। तो कच्चा माल भी हमारा सस्ते रेटों में ले गए और वहां से क्या किया, कपड़ा बना के महंगे रेटों में हमें बेच दिया। तो वहां का तो औद्योगिकरण हो गया, क्योंकि औद्योगिक चीजें वहां की क्या हो गई, बिक गई। क्लियर हो गया। तो देखो क्या लिखा इसने बताया कि बाजार का पूरा लाभ उठाना, इसके नियम परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए, उन्होंने हमारे बाजारों का लाभ उठाया तो क्या क्या हुआ, एक तो हमारे हस्तशिल्प जो थे वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गए। देखो लिखा हुआ है हस्तशिल्पों का पतन, में भी आपको नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या किया, एक तो हमारे हस्तशिल्प खत्म हो गए। हमारे हस्तशिल्प क्यों खत्म हो गए, क्योंकि वो उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाओ जी, ले गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वहां से माल को तैयार किया, अब वो बिकेगा कहाँ, तो भाई इंडिया में ही उसको क्या करो, दोबारा से बेच दो। तो दोहरा कारण हो गया ना, एक ही चीज के दोनों जरिए हो गए, एक तरफ लेके जाओ, दूसरी तरफ लाके उसे क्या करो, बेच दो। मे बी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी लेके चल रहे हैं, साथ साथ में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर कराएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये फोर्थ पॉइंट यहाँ का नहीं है, फोर्थ पॉइंट यहाँ का, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया था इसलिए हमने क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब हम बात कर रहे हैं इस पे, औद्योगिक क्षेत्र में कौन से पार्ट पे, हस्तशिल्प पे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में किस पे बात करेंगे, आधुनिक उद्योगों पर। मैं भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प का। देखो एनसीईआरटी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजी शासन के दौरान, मतलब जब हमारे पे किसका शासन था, ब्रिटिशों का शासन था सर। आगे, भारत के परंपरागत हस्तकला, मतलब भारत के अंदर ऐसे उद्योग जो परंपरागत टाइम से चले आ रहे हैं, काफी टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, कढ़ाई करना हो गया, बुनाई करना हो गया, ये सारे के सारे हमारे हस्तशिल्प के उद्योग थे। ठीक है, उद्योगों का विनाश हुआ। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। बोल दिया इसने कि विनाश हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ? और ऐसा हुआ तो आपको इसके कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखो। अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ तो इसके लिए कारण लिखो। तो सिंपल सी बात है, हमें तो पता है क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे पास थी तो हमारे हस्तशिल्पों का पतन हुआ। इसके क्या क्या कारण थे, देखो ध्यान से। ब्रिटिश शासन से पहले, जब ब्रिटिश शासन हमारे पास नहीं था, से पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। ठीक है, हमारे हस्तशिल्प उद्योग इतने फेमस थे कि पूरे वर्ल्ड वाले हमारे इस उद्योग की वाहवाही करते थे। ठीक है, परंतु ब्रिटिश शासन के कारण जब हमारे ऊपर अंग्रेज आए, क्या हुआ, इन उद्योगों का पतन हो गया। किन उद्योगों का, तो हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो गया,
पतन हो गया। अब देखो इसके निम्न कारण है, कैसे हमारे हस्तशिल्प उद्योग क्या अपने आप ही खत्म हो गए या उन्होंने किन्होंने ब्रिटिशों ने कोई नीति बनाई थी? देखो जरा, तो उनकी नीति क्या थी? राज्य की विभेद मूलक प्राशुल्क नीति। ध्यान से समझना इसको, राज्य की विभेद मूलक प्राशुल्क नीति। विभेद मूलक प्राशुल्क, विभेद मूलक मतलब हमारे लिए कुछ और, मतलब इंडियनों के लिए कुछ और ब्रिटिशों के लिए कुछ और। वो कैसे था जरा ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान रखना, मेरी बातों पे ध्यान रखना, इधर उधर नहीं। देखो इधर देखो क्या था? विभेद मूलक। विभेद मूलक तटकर नीति का मतलब क्या हो गया कि देखो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप यहां से, मतलब इंडियन यहां से कच्चे माल का निर्यात करेंगे, यहां से अगर इंडियन कच्चे माल का निर्यात करेंगे तो उस पर टैक्सेस कम लगेगा या ना के बराबर लगेगा। अगर इंडियन यहां से कच्चे माल का निर्यात करेंगे, कच्चा माल यहां से विदेश में जाएगा तो उस पर टैक्स ना के बराबर या नहीं लगेगा। क्लियर? और उसके बाद अगर इंडियन ही किसी तैयार माल को, हस्तशिल्प उद्योगों को बाहर बेचेंगे तो क्या होगा? उस पे टैक्सेस लगेगा और वो भी बढ़ती हुई दर से, मतलब ज्यादा लगेगा। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब अगर इंडियन ही यहाँ से कच्चा माल बेच रहे हैं या ब्रिटिश यहाँ से कच्चा माल बेच रहे हैं, अगर यहाँ से कच्चा माल जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं, लेकिन अगर यहाँ से तैयार माल जा रहा है तो उस पर टैक्सेस लगेगा। और इसी तरह से अगर विदेशों से आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर सामान विदेशों से इंडिया में आ रहा है तो वो टैक्स फ्री आएगा। क्या आएगा? वो टैक्स फ्री आएगा। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामान इंडिया में टैक्स फ्री आएगा और अगर हम यहाँ से अपने माल को बेचेंगे तो क्या होगा? टैक्स के साथ जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। और अगर यहाँ से कच्चा माल जाएगा तो वो टैक्स फ्री जाएगा। हो गई ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजों का राज था, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार लैंग्वेज में देखते हैं कैसे होगा। देखो ध्यान से, इस नीति के अनुसार बिना निर्यात शुल्क के भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाएगा। समझ में आया? मतलब हम यहाँ से कोई सामान निर्यात करेंगे, कोई सामान बेचेंगे तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। वो भी कौन सा? कच्चा माल, तैयार माल नहीं, सिर्फ कच्चा माल अगर हम यहाँ से बेचेंगे, निर्यात करेंगे यहाँ से तो क्या होगा? उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? बिना आयात शुल्क के ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों का भारत में आयात किया जाना, मतलब कोई भी आयात शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन किस पर? जो कि ब्रिटिश वस्तुएं होंगे, ब्रिटिश से तैयार होकर हमारे यहाँ पे इंडिया में आ रही होगी। क्लियर? देखो उसी समय भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर, अगर हम अपने हस्तशिल्प उद्योगों का निर्यात कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा? देखना जरा, भारी शुल्क लगाए गए। उस पर टैक्सेस कैसे लगाए गए? भारी। अच्छा बेटा, मैं कच्चा माल दूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं तैयार माल दूंगा तो मेरे पे टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? इंडियन हूं। ठीक है? परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा घरेलू बाजारों में बढ़ गई। ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा हमारे बाजार में क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो वहां से सस्ती आने लगी। क्यों सस्ती आने लगी? क्योंकि वहां से आने वाली वस्तु पर तो टैक्स था ही नहीं, लेकिन यहां से जाने वाली वस्तु पर टैक्स था, वो भी कच्चे माल पर टैक्स नहीं था। ठीक है? और घरेलू बाजारों में हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग घटने लगी। हमारे बाजारों में हमारी वस्तुओं की मांग घटने लगी। क्यों? क्योंकि वहां से जो आने वाली वस्तु थी वो टैक्स फ्री थी तो सस्ती थी, और हमारे यहाँ की वस्तुएं टैक्स लग रही थी तो वो क्या हो गई? महंगी हो गई। ठीक है? आगे देखो, जिससे हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो गया? पतन हो गया। जिससे हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो गया? पतन हो गया। इसी को बोलते हैं विभेद मूलक प्राशुल्क नीति। बेटा मेरे लिए कुछ और नीति और ब्रिटिशों के लिए कुछ और नीति। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। राज दरबारों का लोप होना, एक कारण ये भी था कि जो हमारे राज दरबार थे ना, जो राजा थे, वो हमारे हस्तशिल्प के जितने भी उद्योग थे उनको क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे, उनकी रक्षा करते थे। लेकिन अंग्रेजों की पता है ना आपको, फूट डालो राज करो की नीति। सबसे पहले उन्होंने राजाओं को खत्म किया। राजाओं के खत्म होते हमारे उद्योग क्या हो गए? धीरे धीरे करके खत्म हो गए। देखो भारत के राज दरबार क्या करते थे? हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मतलब हमारे उद्योगों की वाहवाही कहां हुई? वर्ल्ड में हुई। ठीक है? देखो ब्रिटिश शासन का आरंभ देसी राज दरबारों का अंत साबित हुआ। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आते ही राज दरबार क्या हो गए? धीरे धीरे करके लोप हो गए। लोप होने का मतलब क्या होता है? खत्म हो गए सर। ठीक है?
परिणाम स्वरूप हस्तशिल्पों का क्या हो गया, पतन हो गया, क्योंकि राज दरबार ही नहीं रहे। जब राज दरबार ही नहीं रहे तो उन्होंने हमारे उद्योगों का संरक्षण कौन करेगा? जब उद्योगों का संरक्षण ही नहीं हुआ तो राज उद्योग क्या हो गए, धीरे धीरे करके हमारे खत्म हो गए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, अगला पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा ना पॉइंट दिख नहीं रहा होगा इसलिए सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता, क्योंकि हमारे जो हस्तशिल्प के उद्योग थे उनकी जो प्रतियोगिता थी वो किससे थी? ब्रिटिश वस्तुओं से थी। और ब्रिटिश वस्तुएं किससे बन के आ रही थी? मशीनों से बन के आ रही थी। तो सिंपल सी बात है, जो मशीनों से वस्तुएं बन के आएंगी वो क्या होंगी? उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और वो क्या होंगी? सस्ती भी होगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी मम्मी आपके लिए स्वेटर बनाए हाथ का तो आप उसे पहन के जाना स्कूल पसंद नहीं करते। आप किसको पहन के जाना पसंद करते हो? जो मशीनों से बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होती है और वो दिखने में भी आकर्षक होता है। तो मशीनों के बनने की वजह से जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग थे वो क्या हो गए? धीरे धीरे करके खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वस्तुएं मशीनों से बन रही थी और उनकी कॉस्टिंग भी कम आ रही थी। देखो मैं बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। मशीनों द्वारा बनी होने के कारण, क्या मशीनों द्वारा बनी होने के कारण? ब्रिटिश वस्तुएं। ब्रिटिश वस्तुओं की लागत बहुत कम थी, क्योंकि वो मशीनों से बनी थी तो उनकी लागत क्या थी? कम थी, जिसके कारण भारत में बनी वस्तुएं उनकी प्रतियोगिता के आगे टिक ना सकी, क्योंकि उनकी लागत कम थी, हमारी लागत ज्यादा थी, हमारी वस्तु महंगी थी, उनकी वस्तु सस्ती थी। तो हमने किसकी मांग करना शुरू कर दी? सस्ती वस्तु होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिखा है कि मशीनों द्वारा बनी होने के कारण, मतलब वो वस्तुएं किससे बनी थी? मशीनों द्वारा बनी होने के कारण गुणवत्ता हस्तशिल्प उद्योगों की तुलना में अधिक थी, मतलब उनकी गुणवत्ता उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, 4th पॉइंट बनता है मांग का नया स्वरूप। इसका मतलब जो हमारी उस समय की नई जनरेशन थी ना, वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थी। आपने सुना होगा अमेरिका में जींस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो भारत में भी लोगों ने जींस पहनना शुरू किया। तो क्या हुआ कि मांग का ना एक नया स्वरूप हो गया, मतलब हमारी चीजों की मांग हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो गई। क्यों गई? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति, मतलब पश्चिम देशों की जो संस्कृति है उससे प्रभावित हुए और हमें वहां की चीजें खाना पहनना पसंद आने लगा। इस वजह से भी जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग है वो क्या हो गए? धीरे धीरे करके खत्म हो गए। देखो, ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित एक नया वर्ग का जन्म हुआ। ऐसा वर्ग जिसको कौन सी वस्तुएं पसंद थी? ब्रिटिश वस्तुएं। ठीक है, पश्चात संस्कृति को अपनाने में बहुत रुचि रखता था, मतलब वो ब्रिटिश पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में बहुत रुचि रखता था, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं की मांग में क्या हो गई? कमी हो गई तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगी। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ गई और हमारी वस्तुओं की मांग क्या हो गई? कम हो गई। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारे हस्तशिल्प उद्योग क्या हो गए? खत्म हो गए। इसके अलावा ना आप एक 5th पॉइंट भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, रेलवे का आगमन। मतलब रेलवे के आने की वजह से हमारे पास क्या हुआ? रेलवे आ गई, अंग्रेजों ने रेलवे लगाई, तो वस्तुएं जो थी आसानी से क्या होता था, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसानी से देश के प्रत्येक भाग में क्या होती थी? चले जाती थी। तो जब वो देश के प्रत्येक भाग में पहुंचने लगी तो उससे क्या हो गया? उससे भी हमारे हस्तशिल्प क्या हो गया? धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो हम कह सकते हैं क्या कि ब्रिटिश काल में हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। क्लियर हो गया? अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारी वीडियो नंबर 5। कौन सी? वीडियो नंबर 5। और हम उसमें किस पे बात करेंगे? पहले तो हम उसमें बात करेंगे अपने आधुनिक उद्योगों पे, क्योंकि हमने यहाँ पे आधुनिक उद्योगों पे बात कम की है, अभी हमने हस्तशिल्प उद्योगों पर बात की थी। ऐसे ही हम आधुनिक उद्योग पे बात करेंगे और बात करेंगे अपने विदेशी व्यापार के टॉपिक पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और लेक्चर आपको एक भी मिस नहीं करना है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 3 देखना, फिर पार्ट 4 देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वीडियो नंबर 5 के साथ। नमस्कार।